मंदिर को देखकर आकृति खुद से कहती है, ये रहा वो मंदिर जिसके बारे में राजा धनंजय ने मुझे बताया था। इतना कहकर आकृति उस मंदिर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उस मंदिर के अंदर पैर रखती है तो वहाँ तेज हवा चलने लगती है और मंदिर के अंदर लगी घंटियां बजने लगती है। ये देखकर आकृति को बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ एक तेज चौंकाने वाली आवाज होती है और आकृति का पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से गिरने लगती है। आकृति बुरी तरह से पहाड़ी से गिर रही थी। वो खुद को कितना भी संभालने की कोशिश कर रही थी पर गिरती ही जा रही थी। इस तरह से खुद को गिरता देख वो खुद से बोली, अगर मैं खुद को नहीं रोक पाई तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचते हुए अचानक ही आकृति ने खुद को नाग के रूप में बदल लिया और इस बार वो नाग के रूप में ही वापस पहाड़ी पर चढ़ने लगी और थोड़ी देर में वो दोबारा उस मंदिर के सामने पहुंच गई। पर वो बुरी तरह से थक चुकी थी और उसे बहुत चोट भी लग चुकी थी। उसकी ताकत खत्म हो गई थी। वो वापस इंसानी रूप में आना चाहती थी पर आ नहीं पा रही थी। वो किसी तरह से अपने नाग रूप में ही मंदिर में प्रवेश करती है। अगले ही पल आकृति शेष नाग की मूर्ति के सामने पहुंचती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक आदमी जो देखने में काफी बूढ़ा होता है, वो शेषनाग की पूजा कर रहा होता है। उस आदमी को देखकर आकृति मंदिर के चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है पर वहाँ उसे उस आदमी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। आकृति अभी भी अपने नाग रूप में ही थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर उसे ऐसा लगा जैसे वो अब कुछ नहीं कह पाएगी। पर तभी उस आदमी ने नाग रूप में आकृति को देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगी। और फिर वो आदमी उस नाग रूप वाली आकृति के पास गया और उसने आकृति पर कुछ मंत्र फूका और पानी छिड़का। ऐसा करते ही आकृति एक बार फिर से अपने इंसानी रूप में आ गई। वो ये सब देखकर हैरान थी। उसके शरीर पर अब भी बहुत चोटें और खरोंचे थी पर वो कुछ भी बोलती इससे पहले ही उस आदमी ने एक बार फिर एक मंत्र फूका और उस पर जल छिड़का। इससे आकृति की सारी चोटें गायब हो गई। वो हैरानी से उस आदमी की तरफ देखकर पूछने वाली थी कि वो कौन है, पर उससे पहले ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया, जैसे वो वहाँ कभी था ही नहीं। ये देखकर आकृति चौंक गई। वो इधर उधर देखने लगी। आप कहाँ हैं? कौन है? आप सामने आइए। अब आकृति खुद से मन ही मन कहती है, अभी तो मैंने देखा था कि यहाँ पर एक आदमी अभी पूजा कर रहा था, तो अचानक से वो कहाँ गया? जैसे ही आकृति खुद से ये कहती है तभी उसके पीछे से दोबारा आवाज आती है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये सुनकर आकृति चौंक जाती है। तभी वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा होता है जिसने उसे ठीक किया था। उस आदमी को अचानक अपने पीछे देखकर आकृति हकलाती हुई आवाज में कहती है, आप यहाँ? आप तो अभी मेरे सामने थे। आकृति की ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं सामने ही था, पर फिर मुझे लगा कि तुम काफी घायल थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये दिव्य बूटी लाने गया था। ये लो, इसे पीते ही तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा वापस आ जाएगी। अब तुम बताओ, मुझे ही ढूंढने आई हो ना यहाँ? उस आदमी की ये बात सुनकर आकृति समझ जाती है कि वही है वो सिद्ध पुरुष। तभी वो कहती है, हाँ मुझे राजा धनंजय ने यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी मदद आप ही कर सकते हैं। मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। आकृति की ये बात सुनकर वो सिद्ध पुरुष कहते हैं, तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे उस नागमणि का पता पूछने आई हो। उस सिद्ध पुरुष की ये बात सुनकर आकृति कहती है, आप तो पहले से ही सब जानते हैं, तो कृपया मुझे बताइए कि वो नागमणि मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसके बिना मैं उस नागिन का सामना नहीं कर सकती। आकृति की ये बात सुनकर तभी वो सिद्ध पुरुष कहते हैं, हाँ ये बात तो सच है कि तुम बिना नागमणि के उस इच्छाधारी नागिन संगनी का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि संगनी बहुत ही शक्तिशाली है और तुम बिना नागमणि के एक पल भी उसके सामने टिक नहीं पाओगी। तुम्हें उस नागमणि को ढूंढना ही होगा और वो नागमणि तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि धरती लोक में ही मिलेगी। ये सुनकर आकृति हैरान हो जाती है। तभी वो हैरानी भरी आवाज में खुद से मन ही मन कहती है, नागमणि उस धरती लोक में? इतने बड़े धरती लोक में मैं उस नागमणि को कैसे ढूंढूंगी? इतना कहकर वो सोचने लगती है। आकृति को शांत देखकर तभी वो सिद्ध पुरुष कहते हैं, क्या हुआ?
क्या सोचने लगी तुम? उस सिद्ध पुरुष के ये पूछने पर तभी आकृति कहती है, यही कि आपने ये तो बता दिया कि वो नागमणि मुझे धरती लोक में ढूंढनी होगी, पर आप ही बताइए, इतने बड़े धरती लोक में मैं उस नागमणि को कैसे और कहाँ ढूंढूंगी? आकृति की ये बात सुनकर तभी वो सिद्ध पुरुष कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता कि वो नागमणि इस समय कहाँ है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि उस नागमणि को धरती लोक पर किसी ने अपने पास छुपा कर रखा हुआ है। अब किसने रखा है ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा, और हाँ, ये काम तुम्हें बहुत संभल कर करना होगा, क्योंकि अगर उस संगनी को नागमणि के बारे में पता चल गया और गलती से भी वो नागमणि उसके हाथ लग गई तो फिर उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर आकृति हैरान हो जाती है। तभी वो सिद्ध पुरुष दोबारा कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उस धरती पर रह रहे दूसरी दुनिया के लोग और इच्छाधारी नागों और हर तरफ के दानवों और आत्माओं के बारे में पता लगाना होगा, जो धरती पर इंसानों के बीच रह रहे हैं। ये सुनकर आकृति चिंता में पड़ जाती है। तभी वो सिद्ध पुरुष अंदर जाते हैं और एक किताब लेकर आते हैं जो लाल कपड़े से ढकी होती है। तभी वो उस किताब से उस लाल कपड़े को हटाते हुए कहते हैं, ये लो, इस किताब में उन सभी लोगों के नाम हैं जिनके बारे में तुम्हें उस धरती लोक में रहकर पता लगाना होगा। इतना कहकर वो सिद्ध पुरुष उस किताब को आकृति की तरफ बढ़ा देते हैं। किताब को देखकर आकृति उनके हाथों से उस किताब को ले लेती है और फिर अगले ही पल वो उनको प्रणाम करते हुए वहां से वापस जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही आकृति वहां से धरती लोक पर पहुंचती है, तभी वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उस किताब को खोलकर देखने लगती है। तभी आकृति उस किताब का पहला पेज पढ़ने लगती है, जिसमें उसे एक ऐसे आदमी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसी शहर का होता है जहां आकृति उस समय होती है। उस आदमी का नाम पढ़ते ही आकृति खुद से कहती है, सबसे पहले इसी आदमी के बारे में पता लगाती हूँ। इतना कहकर आकृति वहां से उठती है और उस आदमी के बारे में वहां आसपास के लोगों से पूछते हुए उसके घर के पते पर पहुंच जाती है। जैसे ही आकृति उस आदमी के घर के सामने पहुंचती है तो देखती है कि वो घर बहुत पुराना, एकदम खंडर की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर आकृति आगे बढ़ते हुए दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अगले ही पल वो उस दरवाजे को खटखटाने लगती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी आकृति बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे को जोर का धक्का देती है, जिससे वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर आकृति उस घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही आकृति उस घर के अंदर पहुंचती है तो पाती है कि वो घर देखने में ऐसा दिखाई दे रहा था मानो सालों से वहां कोई ना आया हो। ये देखकर आकृति वहां आवाज लगाती है, कोई है? पर आवाज लगाने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं आता। अगले ही पल आकृति वहां रखे हुए सामान से धूल हटाकर देखने लगती है कि शायद उसे वहां कुछ मिल जाए। यहाँ तो कोई है ही नहीं और जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सालों से यहाँ आया भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर किताब में ये पता क्यों दिखा? तभी अचानक उसे ऊपर के कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। चीख इतनी तेज थी कि एक पल के लिए आकृति भी डर गई। वो घबराई सी आवाज में बोली, कौन है वहाँ? पर सामने से कोई आवाज नहीं आती, बस एक और चीख आती है। ये देखकर आकृति धीरे कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। ऊपर पहुंचकर वो जो नजारा देखती है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। ऊपर एक आधी इंसान और आधी नागिन घायल थी और दर्द से तड़प रही थी। वो आकृति को देखकर कहती है, मेरी मदद कीजिए। आकृति उसके पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, ये सब कैसे हुआ? ये सुनकर वो बोलती है, वो मुझ पर एक अनजाना साया हमला करके चला गया। आकृति उससे पूछती है, कौन था वो? आपने देखा उसे? इस पर वो कहती है, नहीं, पर शायद वो यहाँ नागमणि की तलाश में आया था, पर मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समझाया उसे, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। नागमणि की बात सुनकर आकृति चौंक गई। उसने उस नागिन की मदद की और वो तुरंत उस साए के बारे में पता करने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ राजा विराट ने सत्यजीत को निकाल दिया था। अब वो वापस नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? बिना विराट की मदद के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक बार फिर वापस सत्यजीत पानी में कूद जाता है और राजा विराट से मिलने की कोशिश करता है।
पर इस बार उसे पानी के अंदर उनका महल नजर ही नहीं आता और ये देखकर वो चौंक जाता है। क्या सत्यजीत इस बार मिल पाएगा